आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है वाटर इन कंक्रीट। तो कंक्रीट में जो होते हैं सीमेंट, एग्रीगेट, सैंड और वाटर। सीमेंट और एग्रीगेट का हमने देख लिया है, उसको हमने डिस्कस कर लिया है कि उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कौन सी टाइप्स होती हैं और उनका क्या फंक्शन होता है कंक्रीट में। तो आज हम ये वाटर के बारे में देखेंगे कि वाटर की क्या एप्लीकेशन होती है और इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं और किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है वाटर को लेके कंक्रीट में। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। वाटर जो है, वाटर गुड फॉर ड्रिंकिंग इज़ गुड फॉर कंक्रीट। जनरली ये कहा जाता है कि जो पानी आप पी सकते हैं उस पानी को आप कंक्रीट वर्क के लिए यूज़ कर सकते हैं, कंक्रीट की मिक्सिंग के लिए। आजू आजू कंक्रीट की मिक्सिंग के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं वाटर को। जो कि आप पीने के लिए जो गुड है वो कंक्रीट के लिए भी गुड है। एनी नेचुरल वाटर दैट इज ड्रिंकेबल एंड हैज़ नो प्रोनाउंस्ड टेस्ट और ऑडर कैन बी यूज्ड एज मिक्सिंग वाटर फॉर मेकिंग कंक्रीट। ऐसा पानी जो पीने के काबिल हो और जिसमें कोई टेस्ट ना हो, कोई ऑडर, कोई खुशबू ना हो, बैड स्मेल ना हो, उसको आप कंक्रीटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। Excessive impurities in mixing water not only may affect setting time and concrete strength, but also may cause staining, corrosion of reinforcement, volume stability and reduce durability। ये जो वाटर होता है ये इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि इसमें हम जो इम्प्योरिटीज़ का ख्याल रखते हैं वो इसलिए रखते हैं क्योंकि ये आपको इफ़ेक्ट कर रहा होता है कंक्रीट में, ना सिर्फ उसके सेटिंग टाइम में, स्ट्रेंथ में, बल्कि उसकी जो कोरोजन होती है इन्फोर्समेंट की, और जो वॉल्यूम इंस्टेबिलिटी होती है और जो ड्यूरेबिलिटी होती है उसको ये बुरा करता है। इस वजह से इसकी वाटर का ख्याल रखा जाता है कि इसमें कोई ऐसी इम्प्योरिटीज़ ना हो। Certain option limits may be set on chlorides, sulfates, alkalis and solids in the mixing water, or appropriate tests can be performed to determine the effect the impurity has on various properties। तो वाटर को हम देखते हैं कि इसमें कितनी लिमिट है क्लोराइड्स की, सल्फेट्स की, एल्कलीस की एंड सॉलिड्स की। उसके बाद फिर हम वाटर जो है वो यूज़ करते हैं अपनी कंक्रीटिंग के लिए। The criterion of potability of water is not absolute. Drinking water may be unsuitable for mixing water when has a high concentration of sodium or potassium and there is danger of alkali aggregate reaction। जनरली जो वाटर ड्रिंकिंग के लिए होता है वो अनसूटेबल होता है कंक्रीट के लिए। क्यों? क्योंकि अगर उसमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम और पोटाशियम है तो वो अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन का बायस बन सकता है। पीने के लिए पानी तो वो ठीक होगा लेकिन कंक्रीट के लिए वो ठीक नहीं होगा। क्यों ठीक नहीं होगा? क्योंकि वो फिर एक्सेल करेगा इसको अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन को, जिससे कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी अफेक्ट होगी। So natural waters that are slightly acidic are harmless, but water containing humic, major organic constitute of soil or other organic acids may adversely affect the hardening of concrete. Such water as well as highly alkaline water should be tested। जो हाईली अल्कलीन वाटर होगा उसको हम टेस्ट करेंगे, उसमें अल्कली लेवल कितना है, उसके बाद फिर हम कंक्रीट के लिए यूज़ करेंगे। जनरली वाटर सेफर फॉर कंक्रीटिंग में बी यूज फॉर क्योरिंग पर्पसेज। वो वाटर जो आप कंक्रीटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं उसको आप क्योरिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं जनरली। However, iron or organic matter may cause staining, particularly if water flows very slowly over concrete and evaporates very quickly। लेकिन अगर उसमें आयरन और ऑर्गेनिक मैटर होंगे तो वो उसको इफेक्ट कर सकता है कंक्रीट को ड्यूरिंग क्यूरिंग, जिसमें एवोपरेट वाटर जो है वो बहुत जल्दी कर जाएगा और वाटर फ्लो जो है वो स्लोली करेगा ड्यू टू आयरन एंड ऑर्गेनिक मैटर। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कंक्रीटिंग में आपने ऐसा पानी यूज़ किया है जिसमें आयरन भी है, ऑर्गेनिक मैटर भी है, तो जब आप उसी पानी से जब आप क्योरिंग करेंगे तो वो आपकी क्योरिंग को इफेक्ट करेगा। Some impurities may have little effect on strength and setting time, yet they can adversely affect durability and other properties। इसका मतलब है कि कुछ impurities ऐसी हैं जो स्ट्रेंथ और सेटिंग टाइम को तो इतना इफेक्ट नहीं करती, लेकिन वो ड्यूरेबिलिटी और अदर प्रॉपर्टी पर इफेक्ट करती हैं।
ड्यूरेबिलिटी में आपको मैंने बताया था कि ड्यूरेबिलिटी जो होती है वो कंक्रीट की स्ट्रेंथ होती है अगेंस्ट अल्कली एग्रीगेट रिएक्शंस, अगेंस्ट वेदर एक्शंस, एटमॉस्फेरिक एक्शंस। तो उसके खिलाफ जो इसकी स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट की, उसे हम ड्यूरेबिलिटी कहते हैं। Water containing less than 2,000 parts per million ppm of total dissolved solids can generally be used satisfactorily for making concrete। तो ये जो डिजॉल्व सॉलिड है उनकी हमारे पास रेंज आ गई है कि अगर तो वो वाटर में लेस दैन 2000 ppm है, पार्ट्स पर मिलियन, तो वो आप कंक्रीट बनाने के लिए उनको यूज़ कर सकते हो पानी को। वाटर containing more than 2000 ppm of dissolved solids should be tested for its effect on strength and time of set। लेकिन अगर ये जो TDS है, टोटल डिजॉल्व सॉलिड, अगर तो इनकी जो है क्वांटिटी वो 2000 पार्ट्स पर मिलियन से ज़्यादा है, 2000 ppm से ज़्यादा है, तो फिर आपको देखना पड़ेगा उसके स्ट्रेंथ और टाइम ऑफ सेट को इफेक्ट करेगा, तो उसके लिए हमें टेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो 2000 से कम है, वो आप अपनी कंक्रीट के लिए यूज़ कर सकते हो विदाउट एनी इफेक्ट। तो जो अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन की बात हो रही है ड्यूरेबिलिटी की, तो उसमें बेसिकली यही होता है कि जो अल्कली जो कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स होते हैं, इनके रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से कंक्रीट में क्रैक्स आ जाते हैं क्योंकि कंक्रीट एक्सपैंड होती है। तो carbonates and bicarbonates of sodium and potassium have different effect on the setting time of different cements। तो इनके डिफरेंट इफेक्ट होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सीमेंट के लिए। सोडियम कार्बोनेट कैन कोज वेरी रैपिड सेटिंग। कार्बोनेट में जो सोडियम का कार्बोनेट होता है वो रैपिड सेटिंग का कोज करता है। बाइकार्बोनेट्स एक्सेलरेट और रिटार्ड द सेटिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सोडियम कार्बोनेट है वो एक्सेलरेटर है, और बाइकार्बोनेट जो है वो एक्सेलरेटर भी हो सकता है और रिटार्डेड भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। लेकिन सोडियम कार्बोनेट जो है वो एक्सीलेटर है क्योंकि ये आपकी सेटिंग टाइम को जल्दी कर देता है। इन लार्ज कंसनट्रेशन दीज साल्ट कैन रिड्यूस कंक्रीट स्ट्रेंथ। तो अगर तो इनकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो ये फिर आपकी कंक्रीट की स्ट्रेंथ को भी कम कर सकते हैं। तो यहाँ से ये बात क्लियर है कि ये जो कार्बोनेट्स और कार्बोनेट बाइकार्बोनेट्स हैं, ये कंक्रीट के सेटिंग टाइम को इफेक्ट करते हैं। जो कार्बोनेट जो है वो एक्सेलेटर एज एक्सेलेटर यूज़ होता है, और बाइकार्बोनेट जो है वो एक्सेलेटर और रिटार्डर दोनों यूज़ हो सकता है। और अगर तो इनकी क्वांटिटी ज़्यादा है, लार्ज कंसनट्रेशन है, तो फिर ये कंक्रीट की स्ट्रेंथ को भी कम कर सकते हैं। यहाँ तक कोई सवाल है किसी का तो? अब इन इम्प्योरिटीज़ के बारे में हमारे पास कोडिंग है। द ACI 318 बिल्डिंग कोड जो है वो लिमिट्स वाटर सोल्युबल क्लोराइड आयन कंटेंट इज reinforced concrete to the following percentage by mass of cement। अच्छा, हमारे पास अमेरिकन कंक्रीट इंस्टीट्यूट ACI, ACI जो है ACI जो है वो ACI जो है वो अमेरिकन कंक्रीट इंस्टीट्यूट है, जो कि कंक्रीट से बारे में जो है कोड हमें बताता है ACI 318। तो ये जो बिल्डिंग कोड है ये आपको वैल्यूज़ बता देता है कि इतनी परमिट होती हैं कंक्रीट वाटर में, तो फिर आप कंक्रीट में यूज़ कर सकते हैं। क्लोराइड की क्लोराइड आयन अगर इतने हैं तो वो आप यूज़ कर सकते हो उस वाटर को। तो सबसे पहले हमारे पास है प्रीस्ट्रेस कंक्रीट। प्रीस्ट्रेस कंक्रीट के लिए हमारे पास 0.06% क्लोराइड आयन अलाउ है। क्लोराइड आयन कंटेंट 0.06% प्रीस्ट्रेस कंक्रीट में। रीइंफोर्स कंक्रीट एक्सपोज टू क्लोराइड इन सर्विस जो है वो 0.15% अलाउ है। और रीइंफोर्स कंक्रीट दैट विल बी ड्राई और प्रोटेक्टेड फ्रॉम मॉइस्चर इन सर्विस 1%। और अदर रीइंफोर्स कंक्रीट कंस्ट्रक्शन, अदर जो भी कंक्रीट कंस्ट्रक्शन होगी रीइंफोर्स, उसमें 0.3% अलाउ है। ACI 318 does not limit the amount of chlorides in plain concrete, that is concrete not containing steel। ये सब कुछ जो उन्होंने लिमिट्स दी हैं ये रीइंफोर्स कंक्रीट के लिए हैं। प्लेन कंक्रीट के लिए इन्होंने कोई ऐसी लिमिट नहीं बताई।
High sulfate content in mixed water is due to possibly deterioration by sulfate attack, especially in areas where the concrete will be exposed to high sulfate soils or water. तो ऐसा एरिया जहाँ पे कंक्रीट जो है वो एक्सपोज होती है हाई सल्फेट सॉइल और वाटर, उधर जो है वो हाई सल्फेट कंटेंट होता है मिक्स वाटर, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी जो है वो सल्फेट सॉइल्स होते हैं। Carbonates of calcium and magnesium are not very soluble in water and are seldom found in sufficient concentration to affect the strength of concrete. ये जो है कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम क्योंकि ये सॉल्युबल नहीं होते, इसलिए ये कम ही जो है वो इफेक्ट करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को। Bicarbonates of calcium and magnesium are present in some municipal waters. ये जो पीने वाला पानी होता है इसमें बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम जो है वो प्रेजेंट होते हैं। Concentration up to 400 parts per million of bicarbonates in these forms are not considered harmful. तो ये बाइकार्बोनेट्स की हमारे पास एक रेंज आ गई है कि अगर वो कंस्ट्रक्शन कंसंट्रेशन उनकी अगर 400 पार्ट्स पर मिलियन तक है तो वो ओके हैं, उनको आप उस पानी को आप यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं होगा। Magnesium sulfite and magnesium chloride can be present in high concentration without harmful effects on strength. मैग्नीशियम सल्फेट और मैग्नीशियम क्लोराइड जो है ये कोई इफेक्ट नहीं करते स्ट्रेंथ पे, इसका कोई इशू नहीं होता, अगर इनकी हाई कंसंट्रेशन भी होगी तो वो अफेक्ट नहीं करते। नेचुरल ग्राउंड वाटर सेल्डम कंटेन मोर देन 20 to 30 पार्ट्स पर मिलियन ऑफ आयरन। जो हमारे पास नेचुरल वाटर होता है ग्राउंड वाटर उसमें 20 to 30 पार्ट्स पर मिलियन से ज़्यादा आयरन होता है। However, acid mine waters may carry rather large quantities. Iron salt in concentration up to 40,000 parts per million do not actually affect concrete strength adversely. और आयरन जो होता है इसके जो साल्ट्स होते हैं ये 40,000 40,000 पार्ट्स पर मिलियन तक अलाउेबल हैं, ये कोई इफेक्ट नहीं करेंगे कंक्रीट पे। इनऑर्गेनिक साल्ट्स की बात करें तो मैंगनीज के साल्ट, टिन के, जिंक के, कॉपर और लेड के इन मिक्सिंग वाटर कैन कॉज अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन स्ट्रेंथ एंड लार्ज वेरिएशन इन सेटिंग टाइम। ये जो है कंक्रीट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ को रिड्यूस करते हैं और उसके सेटिंग टाइम को वेरी करते हैं। ये जो पांच हमारे पास मेटल्स हैं, मैंगनीज, टिन, जिंक, कॉपर एंड लेड, इसके साल्ट जो होते हैं इनका काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है सेटिंग टाइम पे और स्ट्रेंथ की रिडक्शन में। जिंक के साल्ट और कॉपर और लेड के साथ जो है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं इन पांच में से। टिन जो है वो इतना नहीं होता और ना ही तो आपके पास जो है मैंगनीज है वो भी इतना एक्टिव नहीं है। लेकिन ये जो जिंक है, कॉपर है और लेड, ये तीनों जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्ट करते हैं और स्ट्रेंथ को भी इफेक्ट करते हैं और सेटिंग टाइम को भी इफेक्ट करते हैं। जिंक, कॉपर एंड लेड के साथ salts that are especially active as retardants include sodium iodate, sodium phosphate, sodium arsenate and sodium borate। ये जो सोडियम के चार सॉल्ट हैं ये एज रिटार्डर एक्ट करते हैं, मतलब ये जो आपका सेटिंग टाइम है वो इंक्रीज कर देते हैं। तो अगर हम फील्ड से रिलेटेड बात करें तो इसमें अगर जो है वो हमारे पास हॉट वेदर है, मतलब है कि हमने ऐसी जगह कंक्रीट करनी है कि जहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी हॉट वेदर है, तो वहाँ पे हम अगर हम वाटर दें उसको कंक्रीट को तो हम इसको अलाउ कर देंगे। क्यों अलाउ कर देंगे? क्योंकि ये ऑलरेडी रिटार्डर हैं, तो ये कंक्रीट जो है उसके सेटिंग टाइम को इंक्रीज़ कर देगा, जिसकी वजह से हम अपनी जो है वो कंक्रीट इजीली कर सकते हैं। क्योंकि हॉट वाटर में जो है वो कंक्रीट जल्दी हार्ड हो जाएगा, तो उसको डिले करने के लिए हम ये वाला पानी यूज़ कर सकते हैं जिसमें ये साल्ट होंगे। ये वाली बात क्लियर है? चैन सार की जो कंसंट्रेशन है ये अप टू 500 ppm होती है पार्ट्स पर मिलियन। तो एक जनरल बात है कि जो हमारे पास ये कैल्शियम क्लोराइड होता है, ये नमक होता है, ये हमारे पास एक्सीलरेटर होता है कंक्रीट के लिए, ये कॉमन एग्जांपल है। और जो शुगर है हमारे पास ये रिटार्डर होता है। शुगर जो है वो एक्सटेंड कर देता है सेटिंग टाइम को और जो कैल्शियम क्लोराइड है वो
एक्सेलरेट करता है सेटिंग टाइम को। ये कॉमन एग्जांपल कोई पूछे तो उसका आंसर ये है कि कैल्शियम क्लोराइड जो है वो एक्सेलेरेटर है और शुगर जो है वो आपका रिटार्डर है। तो स्मॉल अमाउंट्स ऑफ सुक्रोज फॉर एग्जांपल 0.03% टू 0.15% बाय मास ऑफ सीमेंट, ये रिटार्ड करता है सेटिंग ऑफ सीमेंट को। The upper limit of this range varies with different cements. 7 day strength may be reduced while the 28-day strength may be improved. Sugar in quantities of 0.25% or more by mass of cement may cause rapid setting and a substantial reduction in 28 days strength. तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई शुगर को उसमें ऐड किया है 0.25% ऑफ सीमेंट से ज़्यादा, तो वो एक्सीलेटर बन जाएगा, तो वो रैपिड सेटिंग कर देगा और 28 डेज स्ट्रेंथ जो है वो रिडक्शन में चली जाएगी, उसको रिड्यूस कर देगा। तो एक स्पेसिफिक क्वांटिटी है मतलब 0.03 टू 0.15%, ये जो है रिटार्डर के लिए यूज़ होती है शुगर। लेकिन अगर आपने उसकी क्वांटिटी कर दी है 0.25%, तो वो भी एक्सीलेटर हो जाएगी, उसको एक्सीलेट करेगी। जो हार्डनिंग का प्रोसेस होता है सीमेंट का, कंक्रीट का, उसको एक्सीलेट कर देगी, तो ये भी आपका एक्सीलेटर यूज़ हो जाएगा। Less than 500 parts per million of sugar in mixed water generally has no adverse effect on strength, but if the concentration exceeds this amount, test should be made. तो जो शुगर की 500 पार्ट्स पर मिलियन लिमिट है, ये अलोएबल है, ये कोई इशू नहीं करेगी। आप अगर इस वाटर यूज़ करते हो तो वो कोई इफेक्ट उसका नहीं होगा कंक्रीट पे।